हाँ तो देखो, आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ लेते हैं पर यूनिट। ठीक है, ये पर यूनिट क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, इसको पढ़ लेने से क्या एडवांटेज है, वो तुम लोग को थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं। इसका तुम लोग को नोट्स वोट्स अभी देखो, मेरे क्लास में तुम लोग नोट्स मत बनाना अभी, बस सुन लो। क्योंकि जस्ट आफ्टर जैसे क्लास खत्म हुआ उसके बाद तुम लोग को स्लाइड नोट्स मिल जाता है, उसके बाद फिर तुम लोग को वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं वीडियो मिल जाएगा, तो तुम लोग उस टाइम में नोट्स अच्छे से बना सकते हो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट वैसा क्वालिटी है कि सर जो बताते जा रहे हैं और हम लिखते जा रहे हैं, अगर वैसा पॉसिबल हो पा रहा है तो बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। जैसे हम जब हम कोचिंग में पढ़ते थे और वहां पे टीचर कुछ भी बोलता था तो हम उसको फटाफट लिखते जाते थे, हम तो हिंदी में भी लिख देते थे। तुम लोग को हम अपना सैंपल नोट्स, जो मेरा नोट्स है उसको हम तुम लोग को फोटो एक दो शेयर करेंगे, उसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि ये करने से ये हो जाएगा, कंडक्टर में ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ये सब हम हिंदी में लिख देते हैं। वैसे ही तुम लोग ये सब आदत डालो कि हिंदी में हम लोग भी लिखें, या फिर अपना जो भी नॉन लैंग्वेज है तुम लोग उसमें। देखो, पर यूनिट का यूज क्यों करते हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम लोग 765 केवी, या फिर हम लोग बात करते हैं 400 केवी या फिर 132 केवी, ये हो गया वोल्टेज। पावर का बात करते हैं तो 5 केवीए, 50 MVA, 500 केवीए, ऐसे ही ट्रांसफार्मर होता है। ये सब जब हम लोग करते हैं, पावर फैक्टर जो होता है कॉस थीटा जो होता है, ये तो 0.9 या फिर 0.8, या फिर 0.9 और 0.8 के बीच में, या फिर 1 और 0.9 के बीच में, इधर ही रहता है कहीं पे। फिर हमारा जब करंट का वैल्यू आता है तो ये भी कहीं पे किलो एम्पियर के रेंज में आएगा, या फिर मैक्सिमम मतलब 1000 मतलब एम्पियर, या फिर 400 एम्पियर, या फिर 300 एम्पियर, इस टाइप से आएगा। सपोज करो इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं। अच्छा, ये केवीए किसका यूनिट है पावर में? ट्रांसफार्मर का। नहीं, ये पी होता है वी आई कॉस थीटा, क्यू होता है वी आई साइन थीटा, और जो एस होता है वो होता है वी आई। तो ये एस का यूनिट है केवीए, क्यू का यूनिट है वी ए आर, या फिर के वी ए आर बोल सकते हो, और पावर का यूनिट है वाट, या फिर किलो वाट बोल सकते हो। अगर ये केवीए लिखे हो तो ये केवीए आर लिख देना, ये किलो वाट लिख देना, क्योंकि ये के का मतलब किलो होता है। ठीक है, तो हम तो लोग सर केवीए, ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होता है उसको केवीए में मापते हैं। क्या चीज? जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी होता है हम्म, उसे केवीए में मापते हैं ना, मेजरमेंट उसमें बिल्कुल। करते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर का हुआ, अल्टरनेटर का हुआ, ये दोनों का रेटिंग जो होता है वो केवीए में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये लोग जैसा भी लोड कनेक्ट करो वो उसको सप्लाई देंगे। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में अगर 0.8 पावर फैक्टर वाला लोड को अगर तुम लोग कनेक्ट करोगे तो भी वो सप्लाई देगा, अगर 0.9 पावर फैक्टर वाले को करोगे तो भी वो सप्लाई देगा। जनरेटर का भी सेम चीज सेम चीज है। ठीक है, ये लोग जनरेट करते हैं, जनरेटर जो अल्टरनेटर है हमारा, उसका भी रेटिंग होता है हमारा केवीए में। ठीक है, तो चलो, ये है हमारा। सपोज सर करो हम एग्जांपल एस का लेते हैं। मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपेरेंट पावर। अच्छा, इधर लिखे नहीं क्या? ये बेसिक्स है, ठीक है, ये सब हम इनडायरेक्टली रिवाइज ही हो जा रहा है तुम लोग का। ये अपेरेंट पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, और ये जो है एक्टिव पावर है। हम लोग के घर में जो भी इक्विपमेंट लगा होता है वो एक्टिव पावर से चलता है। इसी के लिए तुम लोग इस बात का नोटिस किए होगे, या फिर अगर नहीं भी किए हो अभी तक, तो तुम लोग कल से कोई भी चीज खरीदाएगा घर पे, कोई भी चीज, तुम लोग उसका नेम प्लेट या फिर रेटिंग पढ़ना, वो हमेशा किलो वाट में दिया रहेगा। कभी वो ना केवीए में दिया रहेगा, ना केवीएआर में दिया रहेगा, वो हमेशा किलो वाट में दिया रहेगा, या फिर वाट में दिया रहेगा। तुम लोग इस बात को नोटिस किए भी होगे। इससे हम लोग को ये समझ आता है कि हम लोग यूज किसको करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक्टिव पावर को। इसी के लिए हम लोग जिस पावर को यूज करते हैं उसी को हम लोग पावर मानते हैं, जिस पावर को हम लोग यूज नहीं करते हैं उस पावर को हम लोग पावर मानते ही नहीं है। इसी के लिए हम लोग को रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का जरूरत पड़ता है, ना कि एक्टिव पावर। एक्टिव पावर तो जितना आ जाए हमारे पास उतना अच्छा है ना, हम लोग उसको यूज कर लेंगे। इसी के लिए एक्टिव, जहां पे भी बात पावर कांस्टेंट मतलब आएगा,
ना एस है ना क्यू है, वहां पे क्या है, वो पी है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे तुम लोग को ये दिखा रहे थे कि करंट का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। ये देखो वी आई का वैल्यू दिया हुआ है 500 केवीए, ये वी आई है ना। और पी, सपोज करो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सपोज इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। 500 इज इक्वल्स टू, ये वोल्टेज कितना है, तो 132 केवी इंटू आई हम लोग को निकालना है। पावर फैक्टर अगर लेना चाहते हो तो 0.9 ले लो, अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो हम लोग को रफली एक आइडिया मिल जाएगा करंट का क्या वैल्यू होता है। यहाँ से आई का वैल्यू अगर निकालेंगे, ये केवीए में है, ये केवीए और ये केवी तो कट जाएगा ना, किलो किलो दोनों साइड में। तो 500 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 0.9, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 0.9, ये आता है 4.20। फिर भी ये तो बहुत कम आया, 4.20। ये केवीए में है, अगर ये एमवीए में ले लेते तो बहुत ज्यादा आता, ठीक है। तो ये इतना आया। अब हम लोग को कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, 132 इंटू 4.2, और ये भी किलो में है। तो वो कैलकुलेशन, जैसे सपोज करो पावर निकालना है, पावर लॉस, या फिर पावर, सिंपल सा पावर मान लो ना, 132 इंटू 4.2, ये केवी में है। यूनिट का ध्यान रखना हमेशा पावर सिस्टम में। ये 132 केवी इंटू 4.2, ये 4.2 है इंटू 132, इतना क्या आया, 5555 केवी, किलोवाट। इतना हम लोग का पावर मिला। मतलब तुम लोग ये देख पा रहे हो, काफी बड़ा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है हम लोग को। ये किलो में है, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर ये और बड़ा नंबर आ जाएगा जब इसको वाट में करोगे। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है 132 को 132 ना मान करके इसको मान लीजिए 1 पर यूनिट। फिर इसको उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए, जो भी हमारा रेफरेंस सेट होगा, कोई दो को हम लोग रेफरेंस सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसी के लिए हम लोग हमेशा वोल्टेज का जो पर यूनिट होता है उसको हम लोग 1 से मानते हैं, ताकि ये 132 का झंझट ही खत्म, इतना बड़ा बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई ही करना ना पड़े। हाँ, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग फाइनली लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग को आंसर मिल जाता है जो चाहिए होता है। तो ये करते कैसे हैं, करते क्यों हैं, ये तो पता चल गया सबको कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन से हम लोग को बचना होता है, ठीक है। और पर यूनिट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, कि हम लोग का जो सर्किट है, ट्रांसफार्मर बीच में लगा होता है ना, ऐसा। जब इसका तुम लोग सर्किट डायग्राम बनाओगे तो सर्किट डायग्राम कैसा बनता है, ट्रांसफार्मर का इसी तरह से ना बनता है। फिर यहाँ पे बीच में कुछ होगा, फिर इधर, फिर इधर, मतलब बीच में कुछ भी होगा, हम सिर्फ शो कर रहे हैं कि बीच में सर पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? कौन सा पैरेलल लाइन। ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग के बीच में। अरे ये तो कपलिंग को शो करता है कि हाँ आपस में ये लोग, ये दोनों म्यूचुअल कपल्ड है, और ये मतलब इसी से कनेक्टेड है, इसको शो करने के लिए, ठीक है। देखो, सिंपल सा बात है कि यहाँ से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है। अगर कोई सपोज करो यहाँ पे कोई कार ड्राइवर अपना कार लेकर के आया, इसको यहाँ से उधर तो रास्ता जा नहीं सकता है, जंप तो खाई में तो वो गाड़ी जंप करा नहीं सकता है, उसको इधर से ही इधर घूमना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है हमारा नॉर्मल सर्किट का। बट जब हम लोग इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तुम लोग ये पढ़े होगे ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर का पर यूनिट वैल्यू, चाहे वो हम लोग प्राइमरी साइड देखे चाहे फिर वो हम लोग सेकेंडरी साइड देखे, पर यूनिट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। कितने लोग को ये बात पता है। अगर नहीं पता है तो फिर हम संडे दिन या फिर किसी भी दिन अगर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो तुम लोग हमको इस बात का याद दिला देना कि सर सेम कैसे होता है, हम तुम लोग को डेराइव करके प्रूफ कर देंगे कि पर यूनिट का वैल्यू सेम होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग तुम लोग ये मान लो, ट्रांसफार्मर का यहाँ पे हम लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड में
पर यूनिट का वैल्यू, पर यूनिट इम्पीडेंस बोल लो, सेम होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग को क्या एडवांटेज मिला? इससे हम लोग को ये एडवांटेज मिला कि हम लोग इस पूरा सर्किट को हटा करके एक सिंपली इम्पीडेंस से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा? तो अब हमारा सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से। हालांकि ये जब हम लोग डिटेल में देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम, तब तुम लोग देख पाओगे इस चीज को, ठीक है? अभी इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि पर यूनिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब सेम ड्राइवर जो वहां पे कार चला रहा था, वो यहां से स्टार्ट किया, वो आराम से घूम सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व, जो प्रॉब्लम था हमारा। इसी के लिए हम लोग पर यूनिट, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? बड़ा बड़ा कैलकुलेशन से बचाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है? एक सर्किट से दूसरे सर्किट को जोड़ देता है। मतलब अब ये जो है हमारा करंट का, जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना होता तो हम लोग को कितना करंट निकालना पड़ता? एक करंट, दो करंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, चार अलग अलग करंट निकालना पड़ता, तब जाकर के हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है उसका एनालिसिस करते, यहाँ पे क्या हो रहा है उसका करते, यहाँ पे क्या हो रहा है। निकाल तो हम लोग सकते ही थे यहाँ पे भी, बट कैलकुलेशन, एक तो पहला वोल्टेज और करंट का वैल्यू इतना ज्यादा, ऊपर से 3-4 करंट लूप, क्योंकि तुम लोग को पता है ना हम लोग इम्पीडेंस को एक साइड में रेफर करते हैं ट्रांसफार्मर में, तब जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या किए, तो हम लोग सिंपल हेल्प लिए पर यूनिट का। हम लोग को पता था कि पर यूनिट में ट्रांसफार्मर का क्या होता है, तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में इम्पीडेंस का वैल्यू सेम होता है, तो हम लोग उस इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दी। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक करंट निकालना पड़ रहा है और हम लोग को सारा का सारा कैलकुलेशन, सारा का सारा एनालिसिस हम लोग बहुत इजीली कर पा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग पर यूनिट पे गए। क्यों पर यूनिट, ये समझ में आ गए। अब क्या होता है पर यूनिट, ये समझ लो। तो जब पर यूनिट का बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज, फिर हम लोग पढ़ते हैं करंट, फिर हम लोग पढ़ते हैं पावर, फिर हम लोग पढ़ते हैं इम्पीडेंस। साउंड नहीं आ रहा। कितनों को साउंड नहीं जा रहा है? साउंड का प्रॉब्लम है क्या? नो सर आ रहा साउंड जा रहा है ना? है। यस साउंड कट क्या आ रहा है सर? तुम एक बार लीव होकर के फिर से ज्वाइन हो जाओ। जिसको भी जो भी दिक्कत आता है वो तुरंत लीव होकर के फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? देखो, V को हम लोग लिखते हैं V से, करंट को लिखते हैं I से, पावर को यहाँ पे P ना लिख करके हम लोग S लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को हम समझा चुके हैं, देखो, ठीक है? इसी के लिए तुम लोग कहीं पे भी देखोगे S, फिर इम्पीडेंस को हम लोग Z लिखते हैं। पर यूनिट का मतलब सिंपल सा होता है, क्या? पर यूनिट मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी को, इसका मतलब ही होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अब एक्चुअल, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, एक मिनट वेट कर लो। ठीक तो आ रहा है। अभी ठीक है मेरा आवाज? ठीक है सर, आवाज तो क्लियर है सर। आवाज ठीक है ना? देखो, जब जब 3-4 लोगों को प्रॉब्लम होगा तब इशू हो जाता होगा। हाँ, किसी किसी का नेटवर्क इशू। देखो, एक्चुअल में जब भी हम लोग बात करें एक्चुअल में, तो फिर हम लोग उसका यूनिट पे बात करते हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। करंट का यूनिट एम्पियर। पावर का यूनिट वाट या फिर केवीए, जो भी बोल लो, केवीए ही रख दो। इम्पीडेंस का ओम। हम लोग एक्चुअल वैल्यू मतलब हम लोग ये सारा वैल्यू को लेंगे। वोल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, एम्पियर लिख देते हैं, केवीए लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं। ये सब वैल्यू को लेंगे जब हम लोग एक्चुअल लेंगे। बट बेस, बेस का मतलब ही होता है जो हम लोग ये सारा चीज लिखे हैं, इसको हम सिंपली कॉपी कर देते हैं। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। बेस, बेस वैल्यू को जहां पे बात करते हैं वहां पे बस यहाँ पे बी आ जाता है। क्या है? तो VB का मतलब क्या है? वोल्टेज बेस। IB का मतलब क्या है? करंट बेस। पावर, SB का मतलब क्या है? पावर बेस। ZB का मतलब क्या है? इम्पीडेंस का बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होता है? तो ये गिवन होता है, हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे 11 के भी दिया हुआ है मान लो,
तो हम लोग इसको बोल दिए कि नहीं, हमारा वोल्टेज बेस है, तो इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे या VB से करेंगे, बताओ। बीबी से VB इसी के, और देखो कोई भी चीज हम लोग बेस वैल्यू जो होता है वो हम लोग को, इसके लिए ध्यान रखना, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज ये है कि हम लोग कोई दो बेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, दो बेस वैल्यू, दो बेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। और सेकेंड कंडीशन क्या है, दो बेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये बात। दो बेस वैल्यू हम लोग, हमारे पास कितना है, 4 है। यस में हम लोग कोई दो बेस वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कोई दो बेस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो हम लोग को गिवन होता है हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, जो हम लोग को गिवन नहीं होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सर क्या चीज गिवन होता है, क्या चीज गिवन नहीं होता है। हम लोग वोल्टेज हमेशा गिवन होता है, पावर हमेशा गिवन होता है, इसी के लिए ये दोनों तो हमारा, इसको हम लोग हमेशा सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कभी नहीं करते हैं। जो बच गया दो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, करंट को कैलकुलेट करते हैं, इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर होगा ये चीज तुम लोग को, डाउट कि क्यों हम लोग, क्योंकि देखो हमेशा हम लोग VB जो है वो मतलब हमेशा हम लोग 11 kV क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा वोल्टेज का। अब हम, क्लियर है यहाँ तक। सर इम्पीडेंस को सर एक बार एक्सप्लेन कर। इम्पीडेंस में क्या एक्सप्लेन करना है, बस अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी तुम फॉर्मूला पे जा रहे हो क्या। नहीं सर, इम्पीडेंस होता क्या है, मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखो इम्पीडेंस मतलब सिंपल है, रेजिस्टेंस। DC सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वही AC सर्किट में इम्पीडेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, ओपोज करता है, किसको ओपोज करता है, करंट को। उसी तरह से इम्पीडेंस है मतलब वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होता है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा बात है। देखो अगर क्रिएटिव आंसर देना चाहते हो तो बोल सकते हो स्पीड ब्रेकर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इम्पीडेंस। ठीक है, जहां पे हम लोग ड्रॉप करते हैं। देखो अब बात करते हैं क्या, तो अब हम लोग जो है हमारा ओम्स लॉ यहाँ पे यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू IR है, ये सबको याद रहता है। R को हम लोग सिंपली रिप्लेस कर देते हैं Z से, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू Z हो जाता है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है। DC में हम बात कर रहे हैं, बट जब AC में बात करेंगे तो ये पावर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, I स्क्वायर इंटू Z। बस ये दो फॉर्मूला तुम लोग को पूरा पर यूनिट सिंगल फेज का बहुत इजीली समझा देगा। थ्री फेज में, थ्री फेज बेसिक सर्किट्स का फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट, हम लोग को क्या पता है, वी नो, V बेस का वैल्यू पता है और S बेस का वैल्यू पता है। हम लोग को निकालना क्या क्या है, Z बेस का वैल्यू निकालना है और हम लोग को I बेस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, Z बेस का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला देख करके बताओ जल्दी से। S/I²। Z बेस इज V बेस बाई I बेस, बट I बेस तो हम लोग को फिर यहाँ पे नहीं पता है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। देखो यस सर। एक फॉर्मूला यहाँ पे, इसके बाद ये भी आता है, V स्क्वायर बाई R भी है ना, तो यहाँ पे V स्क्वायर बाई Z भी लिख लो। हम लोग को चार चीज पता था, V बेस, I बेस, S बेस, Z बेस। उसमें हम लोग को कोई दो चीज नोन है और दो चीज अननोन है जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। V बेस और S बेस हम लोग को नोन है, क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन रहेगा, MVA या फिर वोल्ट ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बट Z बेस हम लोग को सेलेक्ट करना, मतलब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम लोग उसके लिए ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसके हेल्प लेते हैं, इसका हेल्प लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग को Z निकालना है, तो Z दोनों इक्वेशन में है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एलाबोरेटली यहाँ पे लिख देते हैं, तीन इक्वेशन बना देते हैं। V इज इक्वल्स टू I इंटू जेड, S इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू जेड, S इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई जेड। ठीक सर है, वहाँ ये पे तो एक बार और ये लिख सकते हैं ना सर, P इक्वल टू I R में भी I जो होता है उसको भी तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
P इज इक्वल टू वी आई। हाँ सर, मतलब ऑब्वियस सा बात है, S इज इक्वल टू वी इंटू आई, इसको भी पावर कर का बोल सकते रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब इसमें हम लोग को Z निकालना है, और हम लोग को कौन सा वैल्यू नोन है, V बेस नोन है, S बेस नोन है। नोन वाले को हम यहाँ पे रेड से कवर कर दे रहे हैं। ये हम लोग को नोन है, ये हम लोग को नोन है, और हम लोग को क्या नोन है, ये S नोन है, और हम लोग को क्या नोन है, ये नोन है। अब तुम लोग ये बताओ, जेड बेस अगर हम लोग को निकालना है तो इक्वेशन 1 यूज करेंगे तो निकलेगा, 2 करेंगे तो निकलेगा, या कौन सा करेंगे तो निकलेगा, बताओ। जिसमें हम लोग लास्ट इक्वेशन। 1 यूज करेंगे तो निकल जाएगा। 4। अरे हम लोग को जेड निकालना है, जेड तो 1 में है ही नहीं, कैसे बोल रहे हो 1 निकालेंगे। तो हम लोग को जेड निकालना है तो हम लोग 4 यूज करेंगे। आई 4 की जगह पुट कर देंगे ना सर, एस बेस डिवाइडेड बाय वी अरे बेस। उतना उतना क्यों तुम परेशान हो रहे हो, हम तुमसे सिंपली पूछे ये 4 इक्वेशन है, जेड निकालना है और 2 नोन है, कौन सा करेंगे। तो हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है 4 सीधा रास्ता है, क्यों टेढ़ा रास्ता में जाए हम लोग। ठीक है, तो देखो फोर्थ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो एस जो नोन है उसमें हम लोग क्या चीज नोन है, एस बेस इज इक्वल्स टू वी बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड बेस। यहां से हम लोग को जेड बेस का वैल्यू मिलेगा, v बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस। ठीक है, i बेस का वैल्यू कौन सा इक्वेशन से मिलेगा, तो बताओ कौन सा निकालना इजी होगा, निकाल हम लोग सबसे सकते हैं। इक्वेशन 1 से, 2 अननोन है, हम लोग i का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। i बेस हो जाएगा s बेस डिवाइडेड बाई v बेस। अब हम लोग देखो चारों हम लोग निकाल लिए, v बेस s बेस पता था, z बेस निकाल लिया, i बेस निकाल लिया। अब हम लोग पर यूनिट का फॉर्मूला पे जाएंगे। पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो हमारा अगर मतलब यहाँ पे बोला है जेड पर यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस। अगर हम लोग को बोला है कि एस पर यूनिट, तो हम लोग को यहाँ पे एस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एस बेस। तो अब बताओ, दूसरा हम लोग चारों लिख लेते हैं पहले। v पर यूनिट मतलब v एक्चुअल डिवाइडेड बाय v बेस। फिर हम लोग निकालते हैं क्या, तो i पर यूनिट i एक्चुअल डिवाइडेड बाय i बेस। अब हमारा क्वेश्चन में अगर डाटा गिवन है, सपोज करो 11 kV, 50 MVA, ये क्वेश्चन में गिवन है, और जेड मतलब ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस का वैल्यू जेड करके दिया हुआ है 20 ओम, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है यही होता है एक्चुअल वैल्यू। बट इसी में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, किसको किसको सेलेक्ट करते हैं, वोल्टेज को और पावर को, ये वोल्टेज को और ये पावर को। एक्चुअल वैल्यू भी वही है, बेस वैल्यू भी वही है। इसी के लिए जब हम लोग एस पर यूनिट लेते हैं तो तुम लोग नोटिस करोगे हम लोग इसका 1 पर यूनिट से रिप्लेस करते हैं। तुम लोग आगे जब न्यूमेरिकल्स होगा तब नोटिस करोगे, वोल्टेज पर यूनिट को हम लोग रिप्लेस करते हैं 1 पर यूनिट, जिसको हम लोग बेस माने हैं। अगर वही एक्चुअल वैल्यू है तो वहां पे हम लोग पर यूनिट मान लेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। एक बार रिपीट कीजिए। अब हम लोग देखो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से अच्छे से ध्यान से सुनना। ये हम लोग का जो वैल्यू दिया होता है 11 kV 50 MVA, फिर जो भी क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी निकालने बोला है, हमारा जो टारगेट है 4 चीज हम लोग को चाहिए, जिसमें कोई 2 चीज हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और हम लोग ये फिक्स कर दिए हैं कि हम लोग V बेस को सेलेक्ट करेंगे और S बेस को सेलेक्ट करेंगे, बाकी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Z बेस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एस मतलब आई बेस को, आई बेस का तो खैर नीड बहुत कम पड़ता है, जेड बेस ही हम लोग को मेन निकालना पड़ता है, जेड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी बेस भी हमारा वी एक्चुअल के बराबर है। तो वी बेस और वी एक्चुअल अगर बराबर हो जाएगा तो 1 पर यूनिट हो गया ना। तो अब जो 132 kV या फिर 33 kV जो हम लोग कर रहे थे, अब वो सिंपली 1 से रिप्लेस हो जाता है पर यूनिट में। तो कैलकुलेशन तो कम हो गया ना, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, सेम वैल्यू होगा। इसी के लिए हम लोग पर यूनिट का इंपॉर्टेंस देते हैं इतना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है फॉर्मूला पर यूनिट में, वो आता है चेंज ऑफ बेस का। हालांकि ये हम फिर से रिपीट करेंगे,
ये इतना बार रिपीट करेंगे कि ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूजन भी होगा तो तुम लोग देख लेना इसको दोबारा, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जब टाइम आएगा, तो अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। चेंज ऑफ बेस चाहिए, तो ये पर यूनिट को हम लोग क्या लिखें, एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस, ऐसे ही लिखें। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अगर हम लोग यहाँ पे जेड पर यूनिट का बात कर रहे हैं, जेड पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/z बेस, ऐसे ही होगा। अगर दो अलग अलग बेस पे हम लोग को पर यूनिट का वैल्यू निकालना है, सपोज करो एक ZB1 है और ZB1 यहाँ पे, एक मिनट, VB ओल्ड, SB ओल्ड, और यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं ZB ओल्ड, ठीक है। ये एक डाटा है, और दूसरा डाटा क्या है, VB न्यू, SB न्यू, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है S Z पर यूनिट न्यू, Z पर यूनिट ओल्ड। हम लोग को ये पूछा है, मान लो सपोज करो ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, बताओ Z पर यूनिट न्यू क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कभी भी, तो सबसे पहले तो Z पर यूनिट का तुम लोग रिलेशन देख लेना कि क्या होता है। Z पर देखो सिंपल सा बात है, फॉर्मूला याद रखना, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, पावर और इम्पिडेंस का अगर हम लोग देखें तो डीसी में हम लिख रहे हैं, ठीक है। डीसी में पावर इज इक्वल्स टू I² इंटू जेड, या फिर I² इंटू आर इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई आर। हमेशा याद रखना ये दोनों, ठीक है। इससे क्या होगा, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा V² बाई जेड, यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू V² बाई एस। इसका मतलब क्या है, Z बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S बेस। समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अब ये Z बेस कहाँ पे है, ये डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि Z पर यूनिट इज 1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा था, V बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई S बेस, V बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई S बेस। इसका मतलब Z पर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S बेस बाई V बेस का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अगर ये Yes, sir. फॉर्मूला हम लोग को क्लियर है, तो फिर इसको हम लोग Z पर यूनिट ओल्ड, Z पर यूनिट न्यू से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, Z पर यूनिट न्यू डिवाइडेड बाई Z पर यूनिट ओल्ड इज इक्वल्स टू S बेस बाई V बेस का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा, न्यू वैल्यू रहेगा, डिवाइडेड बाई S बेस बाई V बेस का होल स्क्वायर, ये हमारा ओल्ड वैल्यू रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. S ऊपर में है, इसी के लिए इसको जब हम लोग हटाएंगे तो S बेस न्यू डिवाइडेड बाई S बेस ओल्ड इनटू, ये नीचे में है तो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, VB ओल्ड डिवाइडेड बाई VB न्यू का होल स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है ये चला जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग को फाइनली जो मिलता है फॉर्मूला, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल्स टू Z पर यूनिट ओल्ड इनटू S बेस न्यू डिवाइडेड बाय S बेस ओल्ड इनटू V बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय V बेस न्यू का होल स्क्वायर। अब हम तुम लोग को बताने वाले हैं एक ट्रिक, जो कि ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग इतना लंबा देर तक कहानी पढ़े, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तो खैर हम लोग देख लिए। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, तुम लोग ये न्यू को ये न्यू से याद रखना। क्या समझे? तो हम लोग को तो ये पता है पावर में स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला डीसी में, कोई भी फॉर्मूला में S स्क्वायर नहीं होता है, ये हम लोग को पता है। तो ये बलंडर तो कभी करेंगे कि नहीं, यहाँ पे स्क्वायर दे दिए और यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए,
तो वो कंफ्यूजन तो हम लोग से दूर हो गया। स्क्वायर हमेशा वोल्टेज का होता है, कभी एस का स्क्वायर तो होगा नहीं। ये पहला मिस्टेक नहीं करना है। दूसरा क्या, जेड पर यूनिट न्यू में हम लोग यहाँ पे न्यू दे दिए, तो अब उसका उल्टा वोल्टेज में कभी न्यू नहीं होगा, सेम दोनों जगह कभी नहीं होगा। अगर यहाँ न्यू दे दिए तो यहाँ पे ओल्ड देनी है। जो हम ट्रिक बताए हैं उससे हम दोबारा लिखते हैं फॉर्मूला, सो दैट कि तुम लोग को याद हो जाए। जेड पर यूनिट न्यू, पहले तो जेड पर यूनिट ओल्ड रहेगा ही, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग को निकालना है। हम क्या बताएं, यहाँ पे न्यू मतलब यहाँ पे एस का बेस में न्यू, बस इतना अगर याद है। तो ऊपर न्यू तो नीचे क्या होगा, ओल्ड। ओल्ड। अगर ये न्यू है तो यहाँ पे वोल्टेज में क्या होगा, ओल्ड ओल्ड। डिवाइडेड बाय वोल्टेज का न्यू। हो गया इसका, बस ये फॉर्मूला याद हो गया। अब इसको तुम लोग 2-3 बार लिख दोगे, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बीच में प्लस होगा सर? नहीं इनटू इनटू, ये इनटू है और ये भी इनटू है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है पर यूनिट का न्यूमेरिकल्स में टफ बना देता है। इतना दूर तक तुम लोग के लिए आएगा तो बहुत टफ हो गया वो क्वेश्चन। हालांकि जो मेन फॉर्मूला है जेड पर यूनिट का वो है जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस। जेड बेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जेड एक्चुअल हम लोग गिवन होता है क्वेश्चन में। सर हम लोग पीयू को सर कैलकुलेशन के लिए ना इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में बिल्कुल, तो एक्चुअल हम वैल्यू लोग निकालना सिर्फ पड़ता है। एग्जैक्ट हम लोग को निकालना पड़ता है। कैसे एग्जैक्ट निकालेंगे, तो हम लोग जो बेस सेलेक्ट किए हुए हैं या फिर जो कैलकुलेट किए हुए हैं उससे हम लोग को लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे देखो हम लोग 4 लोग हैं, हम किसी एक बेस वैल्यू को सिलेक्ट किए। जैसे सपोज करो ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन मतलब पूरा पावर सिस्टम है, इस तरह से सिस्टम है। यहाँ पर ही सपोज करो 200 MVA या kVA है, यहाँ पर इसका रेटिंग है 500 MVA ट्रांसफार्मर का, इसका रेटिंग है 300 kVA, यहाँ पे है 11 kV और ये ट्रांसफार्मर है 11 डिवाइडेड बाई 33, ये ट्रांसफार्मर 33 डिवाइडेड बाई 66, ये 66 डिवाइडेड, जो भी है डाटा हम मतलब एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये इतना है। और यहाँ पर ही का भी कुछ वोल्टेज होगा मतलब कुछ पावर होगा, ये ले लो 50 kVA। कोई एक स्टूडेंट होगा जो कि इस वोल्टेज, इस पावर और इस वोल्टेज को बेस सेलेक्ट करेगा। कोई एक स्टूडेंट होगा जो इस पावर और इस वोल्टेज को सिलेक्ट करेगा। तो कोई स्टूडेंट होगा जो इस वोल्टेज और इस मतलब इस पावर और इस वोल्टेज को सिलेक्ट करेगा। कोई एक स्टूडेंट होगा जो कि इस वोल्टेज मतलब इस पावर और इस वोल्टेज को सिलेक्ट करेगा। बेस वैल्यू क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ना, कोई सा भी हम सिलेक्ट करेंगे। फाइनल जो आउटपुट आएगा पर यूनिट में, पर यूनिट में सबका आंसर डिफरेंट आएगा। बट जब हम लोग लास्ट में उस चीज को एक्चुअल से मतलब सॉरी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट इनटू बेस, ये सबका सेम आएगा। यही तो खासियत है हमारा पर यूनिट सिस्टम का। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हालांकि पर यूनिट का हम लोग आज न्यूमेरिकल्स नहीं देख रहे हैं, किसी दिन हम तुम लोग को फिर से पर यूनिट जो आज समझाए वही चीज सेम समझाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग उस टाइम में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो तुम लोग जो है बहुत इजी कंफर्ट फील कर पाओगे और तुम लोग से न्यूमेरिकल बनेगा भी। अभी तुरंत दे देंगे तो अभी तुम लोग का दिमाग जो है प्रेशर में बहुत ज्यादा बन नहीं पाएगा। तो पर यूनिट का टॉपिक आज का था भी नहीं, आज हमारा टॉपिक है वाई हाई वोल्टेज। कल का जो तुम लोग का डाउट था वो सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, किसी का कुछ पूछना है तो अभी बताओ, फटाफट पूछ लो। फिर एक वीडियो प्ले कर देंगे, उसके बाद फिर तुम लोग उसमें देख लोगे, बस स्टोरी के टाइप से देख लेना है आपको। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर जैसे आप बताए थे ना कि जनरेशन हमेशा 11 केवी पे हम लोग करते हैं, तो 11 केवी से मतलब नीचे जनरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उससे लो बिल्कुल कर में? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जनरेशन तो हम लोग 1 वोल्ट 2 वोल्ट भी कर सकते हैं ना, जो हमारा ये बाइक में लगा होता है टर्बो जनरेटर, या फिर हम लोग कोई भी वो ज्यादा वोल्टेज वो 11 के भी जनरेट कर रहा है क्या?
वो तो सिंपली एक बैटरी जो हमारा लगा होता है उसको चार्ज कर रहा है ना, तो वो तो बहुत कम वोल्टेज जनरेट कर रहा है। सिंपल सा साइकिल जो होता है उसको डबल स्टैंड में लगा करके उसको भी घुमाएंगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बट वो 11 केवी तो नहीं हो रहा है ना। कम तो हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, कम के यस लिए तो। और किसी का कोई डाउट? चलो तो सर हम ये लोग ट्रांसफार्मर सर हाँ बोल। हाँ ट्रांस बोल। जैसे दिया रहता है केवीए और जो वोल्टेज है उसको सर एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। हाँ वो एक्चुअल और ही है ना, जो गिवन है वो तो एक्चुअल है ही, हाँ सर बट उसमें एक्चुअल से है भी हम सर, लोग लेकिन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ सर लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि फिर से उसी को मान लो और उसी को बेस मान के और 1 पर यूनिट निकाल लो। तो सर हाँ कब वही किसी तो को देखो, डायरेक्ट बेस मान लेंगे? वही तो हम बोले ना, जैसे देखो यहाँ पे कलर कोडिंग है, ठीक है, ये रेड वाला यहाँ पे रेड दिख नहीं रहा है, ये रेड है, या फिर इसको रेड मान लो, ठीक है। ये पावर और ये वोल्टेज को अगर तुम बेस माने हो तो लास्ट में अगर तुम बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर सेम आएगा। कोई इसको माना होगा, इसको माना होगा, तो उसका भी आंसर सेम आएगा, बट पर यूनिट सबका अलग आएगा। पर यूनिट में फिर हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं, जैसे हम तुम लोगों को कोई क्वेश्चन दिए और हम पर यूनिट में ऑप्शन दे दिए तो वो गलत हो जाएगा। हाँ उसमें हमको बताना पड़ेगा कि तुम सिलेक्ट करो बेस इसको और इसको, तब जाकर के सबका पर यूनिट सेम आएगा, ठीक है। तो पर बेस यूनिट फिक्स रिलेटेड रहता तुम है लोग सर, क्या? बेस फिक्स रहता है ना क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन वही तो बोल रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन में उसको आउटपुट पर यूनिट में चाहिए, मतलब उसको अगर आंसर पर यूनिट में चाहिए, तब फिर वो बेस वैल्यू जो है उसको फिक्स करके देगा। बट अगर उसको आंसर एक्चुअल वैल्यू में चाहिए तो फिर तुमको खुद से बेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। खुद से बेस सेलेक्ट करने के लिए वो क्वेश्चन बहुत टफ लेवल हो जाता है, तो हम लोग को नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है उसमें इसको और उसको हम लोग बेस सेलेक्ट करेंगे, ऐसा दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ठीक है। यस देखो सर। आज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पर यूनिट टॉपिक आज का नहीं है, अभी तक जो भी देखे उसको तुम लोग कल एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज मतलब इनरोल नहीं भी हैं, वो लोग भी क्लास कर रहे हैं, इसी के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ा दिए, सो दैट कि उनको भी पर यूनिट थोड़ा सा समझ में आए। नहीं तो पर यूनिट थोड़ा सा टफ होता है समझने में, बस वही मेरा मेन रीजन था। पर यूनिट हम लोग का एक दिन अलग से क्लास होगा, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल से लेकर के सारा चीज देखेंगे, तुम लोग को जो टफ लगता था वो बहुत ईजी सर हमको लगेगा। भी नहीं आया क्या चीज? पर यूनिट। यस सर, हाँ अच्छे ठीक से है, समझ में आया। बिल्कुल, हम तो बोल ही रहे हैं ना, हम लोग का एक दिन और टॉपिक है, ये आज मेन टॉपिक कवर नहीं हुआ है, बस इसको देखो दोबारा एक बार देख लेना, बस इसी के लिए ये बताया गया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जो है अपना स्टार्टिंग से पावर सिस्टम को करते हैं, उसके लिए एक मिनट। सर चैप्टर 1 क्या है सर, मतलब पावर सिस्टम में? देखो चैप्टर 1 जो हम लोग का सिलेबस में है वो कंप्यूटर मेथड है, वो हम लोग का लास्ट में पढ़ेंगे, वो उतना मतलब वो पूरा सिस्टम डिजाइन कर लेंगे, कैसे जाता है, मेथड क्या है, लोड फ्लो कैसे करते हैं, ट्रांजिएंट आता है उसको कैसे डील करते हैं, कंप्यूटर मेथड्स क्या है, वो सब हम लोग उसमें पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम लोग पावर सिस्टम डिजाइन करेंगे, पावर सिस्टम में क्यों हाई वोल्टेज में जाते हैं वो सब जानेंगे, उसके बाद क्या फॉल्ट आता है वो जानेंगे, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का जरूरत है क्यों, वो सब जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रोटेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, अगर तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो। अदरवाइज हम लोग का पावर सिस्टम 1 में चैप्टर 2 ही है हमारा मेन, जहां से स्टार्ट होता है पावर सिस्टम, ठीक है। आज सर चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा ना? हाँ आज से चैप्टर 2, अभी तक तुम लोग कुछ नोट्स नहीं भी लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के बाद से हमारा स्टार्ट होगा, और नोट्स तो तुम लोग को खैर मेन नोट्स मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सर एक मिनट यहाँ पे, हाँ बोलो। सर अगर पूछा जाएगा कि ग्रिड पे कितना पावर मतलब जनरेट करते हैं वोल्टेज, तो वो तो हमेशा रहेगा हेलो 11 एवरीवन, केवी ना? तो देखो ग्रिड पे, ये सर पावर ग्रिड पे जैसे ग्रिड पे जनरेट भी होता है क्या? पावर ग्रिड में हम लोग जनरेट कहाँ करते हैं, पावर ग्रिड में तो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ना। हाँ सर, ट्रांसमिट करते हैं वहां पे। हाँ तो ट्रांसमिट क्या, डाउट क्या है? सर मतलब जनरेशन ऑलवेज कितना पे करते हैं वो चीज पूछ रहे हैं। जनरेशन ऑलवेज, हमारा जब पावर सिस्टम पे बात होता है तो जनरेशन हमेशा 11 केवी में होता है, हमेशा मतलब हमेशा। हम लोग का अल्टरनेटर डिजाइन ही वैसा किया जाता है कि हम लोग को 11 केवी वो दे, चाहे फिर वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे फिर वो हाइड्रो पावर प्लांट। हाँ एक्सेप्शन है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसमें। अब हमारा सोलर पावर प्लांट 11 केवी जनरेट करके नहीं देता है, और सबसे पहला तो सोलर हम लोग को डीसी जनरेट करके देता है, ठीक है। जो भी ये हमारा जैसे न्यूक्लियर ले लो, हाइड्रो ले लो, फिर और
न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, ये सारा चीज जो है सब हम लोग को 11 केवी जनरेट करता है। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वीडियो 38 मिनट का है। अगर तुम लोग को लगे कि ज्यादा हो रहा है तो बोल देना, बस हम पॉज कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस सर। ओके चलो ठीक है। हम लोग का आज ये क्लास 1 है और आज हम लोग पावर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकली। यहाँ से तुम लोग को नोट्स भी बनाना है, बना सकते हो, और अगर रनिंग नोट्स बनाओगे तो वो बेटर होगा। हम लोग सबसे पहले पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन पे, उसी को हम लोग नाम देते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो आज हम लोग सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे कि क्या होता है सिंगल लाइन डायग्राम, क्यों बनाते हैं। तुम लोग कोई भी कंपनी में चले जाओगे, वहां उस कंपनी का सिंगल लाइन डायग्राम तो होगा ही होगा। तो सबसे पहला हेडिंग जो है, एक मिनट, सबसे पहला जो हेडिंग है वो है सिंगल लाइन डायग्राम। देखो, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग ऊपर से ही ऐसा बनाएं। बहुत बुक में तुम लोग देखे होगे ऊपर से नीचे ऐसा रहता है। मेरा स्टाइल है हम इधर से इधर जाते हैं। ठीक है, तो जो दोनों में से दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि ये सही है और ये गलत है। बहुत मतलब जैसे होता है हर बुक में हम नोटिस किए हैं कि वो इस तरह से दिया रहता है, बट तुम लोग अगर इसको भी बनाओगे तो भी वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, फिर हम उसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जनरेट। देखो ये सब सिंबल तुम लोग पावर सिस्टम 1 में पढ़े होगे, हालांकि हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं कि कौन सा सिंबल क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, या जब मशीन में अल्टरनेटर पढ़ोगे तो हम लोग उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एसी को जनरेट कर रहा है, इसी के लिए इसका नाम जनरेशन या जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं हम लोग। इसी के लिए इसको हम लोग जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, अब देखो जनरेटिंग स्टेशन के बाद हम लोग निकले और तुरंत हम लोग इस वोल्टेज को क्या करते हैं, तो ये सिंबल जो होता है ये क्या चीज का होता है, तो ये ट्रांसफार्मर का। जब हम लोग ऑनलाइन डायग्राम बनाते हैं या सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग ये जो सिंबल है इसको हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जब तुम लोग किसी कंपनी में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो उस कंपनी का एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी होगा। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वो लोग थोड़ा सा कुछ अलग सिंबल या पीटी लिख पीटी लिख देंगे वहां पे, और डीटी लिख देंगे। पीटी मतलब वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब, सॉरी, मतलब पीटी मतलब पावर ट्रांसफार्मर, सॉरी। और एक होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए पीटी, और एक सीटी, वो अलग है। उसको हम लोग मेन ट्रांसफार्मर के टाइप से नहीं पढ़ते हैं, वो मेजरिंग ट्रांसफार्मर है, मतलब मेजर करने के लिए, सिंपल सा। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। फिर हम लोग इससे आगे बढ़े, ये जो है ऐसा थोड़ा सा ये थिकनेस के साथ आगे बढ़ेगा। और देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना दोगे तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इसको हम लोग नाम देते हैं बस बार। ठीक है, हर सब स्टेशन के आगे और पीछे मतलब बस बार होना जरूरी है। तो ये बस बार है। फिर यहाँ बस बार पहुंचा, फिर एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मतलब क्या, ट्रांसफार्मर का मतलब ही है वहां पे सब स्टेशन। अब सब स्टेशन डिपेंड करता है कि कैसा सब स्टेशन है। अगर हम लोग का बहुत हाई वोल्टेज का सब स्टेशन है, मतलब स्टेप अप जहाँ पे हो रहा है, वो हम लोग का मेन सब स्टेशन है, जैसे जो पावर ग्रिड ऑपरेट करता है। फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर बनाए, ये यहाँ पे फिर से बस रिप्रेजेंट किए, फिर ये ट्रांसमिशन मतलब आगे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर, फिर हम लोग का फाइनली जो है एक ट्रांसफार्मर मिलता है, और फिर इसके बाद जो है इधर लोड कनेक्ट होता है। लोड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टैटिक लोड को, जो कि हमारा रोटेट नहीं करता है। रोटेट करने वाला लोड को हम लोग एम लिख देते हैं, जो कि मोटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना सर्किट को बनाते हैं या सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो है ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, उसमें कुछ वो वरी नहीं है, स्टेप अप स्टेप डाउन।
नॉर्मली स्टेप डाउन हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही इतना वोल्टेज बढ़ा देते हैं कि हम लोग जो है वोल्टेज को अब हम लोग को धीरे धीरे कम, क्योंकि देखो जिस तरह से ये लाइन इधर निकला है ना, कॉपी, जिस तरह से ये लाइन इधर निकला है उसी तरह से एक कोई दूसरा लाइन भी यहाँ से निकला होगा इस तरह से, उसी तरह से कोई तीसरा लाइन उधर निकला होगा। तो इसी तरह से तरह तरह का मेन लाइन होता है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं निकलता, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है इधर उधर, या हो सकता है इधर से। ये एक्चुअल में हम ये फोटो को तुम लोग को लास्ट में हम जरूरत पड़ेगा हमको, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, या फिर ये इधर से जैसे कोई दूसरा जनरेटिंग स्टेशन से ये आ भी सकता है। जैसे ये ऐसे घुमा दो इसको, जैसे ये जो है ये यहाँ से ऐसे आ भी सकता है। तो 2-3 जनरेशन, इसी को तो बोलते हैं इंटरकनेक्टेड ऑफ ग्रिड, जो कि तुम लोग पावर सिस्टम 1 में देखे भी होगे। एक सब स्टेशन से 2-3 जो है लाइन इधर उधर निकलता भी होगा, वो हम तुम लोग को दिखाएंगे विथ एनिमेशन। जब हम लोग का क्लास होगा तो तुम लोग देख पाओगे कि एक सब स्टेशन में कितना बस होता है, बस क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, हम लोग एक जनरेटिंग स्टेशन और एक लोड लेकर के हम लोग एक लाइन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये था हमारा फाइनली सिंप्लेक्स, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, यही है सबसे सिंपल, ठीक है। ये स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। नॉर्मली ये स्टेप डाउन होता है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो होगा ये फिक्स है कि ये स्टेप डाउन होगा, और ये भी फिक्स है कि ये स्टेप डाउन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो किसको क्या बोलते हैं, कुछ कलर से करते हैं। देखो इसको हम लोग नाम देते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट, ये तो जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बाहर में सब स्टेशन होगा, यहाँ से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया, इसी के लिए इसको नाम देते हैं प्राइमरी। देखो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, पहले हम लोग प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं, फिर हम लोग सेकेंडरी स्कूल पढ़ते हैं, इसी के लिए हम लोग इसका नाम प्राइमरी देते हैं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। पहला स्टेज को प्राइमरी, दूसरा स्टेज को सेकेंडरी। जिस तरह से हम लोग स्कूल गए, पहले प्राइमरी स्कूल जाते थे फिर सेकेंडरी स्कूल जाते थे, उसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसी तरह से अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट भी दो तरह से होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, जैसा हम लोग स्कूल गए हैं वैसा डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो इसी के लिए यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया प्राइमरी, ये सॉरी ये हो गया हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो दो टर्म आता है, एक टर्म आता है क्या, एक टर्म आता है हमारा फीडर, और एक टर्म आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर होता कहाँ पे है, तो वो हम थोड़ा सा तुम लोग को ओवरव्यू यहीं पे दे रहे हैं। ये जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फीडर। क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम लोग नाम देते हैं फीडर। कहाँ पे है लोकेशन, ध्यान रखना, फीडर कहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पहले। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे रहता है हमारा ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये सब क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे, फिर भी हम तुम लोग को एज ए हिंट दे रहे हैं कि फीडर में हम लोग जो एक मिनट सॉरी, फीडर में जो है हम लोग कांस्टेंट करंट रहता है, I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है। और डिस्ट्रीब्यूटर में है कि डिपेंड करता है कि लोड कैसा है, वो लोग ऑन किए हैं कि ऑफ किए हैं, तो यहाँ पे I जो होता है वो वेरिएबल होता है डिस्ट्रीब्यूटर में। इसी के लिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बहुत होते रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हम लोग मेन करंट कैरिंग कैपेसिटी को देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को देखते हैं जब हम लोग डिजाइन करते हैं, तो ठीक है। ये था ओवरव्यू। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लेंगे कि जैसे मान लो सपोज करो कि वोल्टेज का लेवल को देखते हुए, तो यहाँ पे 11 kV जनरेट हो गया, इसको हम लोग स्टेप अप कर देंगे। मान लो स्टेप अप करके हम लोग 132 चले गए, 400 चले गए, मतलब ये केवी में लिख रहे हैं, ठीक है, 765 में चले गए। फिर यहाँ पे 765 से फिर हम लोग 400 में आ गए,
ये 11 बाई है, ठीक है सब, ये 11 बाई मतलब स्टेप अप है। ये 765 बाई 400 है, या फिर ये 400 बाई 765 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। फिर ये जो है ये फिक्स है, स्टेप डाउन होगा तो ये हम लोग 400 डिवाइडेड बाई 132 केवी कर देते हैं। तो यहाँ ये जो सब स्टेशन होता है, ये कोई भी ट्रांसमिशन आता है वो हमारा कंपनी में एक सब स्टेशन बना रहेगा, वो होगा 132 केवी तक का सब स्टेशन होता है। जैसे तुम लोग कोई भी कंपनी में जाओगे तो वहां पे देखोगे अपना खुद का एक सब स्टेशन होता है। तो ये तुम लोग को सिंपल सा लग रहा होगा, बट ये एक जनरेशन और एक लोड को यहाँ पे हम शो किए हैं। ऐसा बहुत जनरेशन होता है और बहुत लोड होता है। तो ये जब कंबाइन हो जाता है तो पावर सिस्टम बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं ना मिक्सचर, जिसको देख करके तुमको समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को कि ये क्या सिस्टम है, तो हम लोग उससे हटाएं और सिंपल सा हम लोग एक सर्किट बनाएं। बस अब क्या करेंगे, तो इसी फिगर को जैसे किसी किसी बुक में तुम लोग देखोगे तो कैसा बना रहेगा, ऊपर यहाँ पे जनरेटर रहेगा, फिर यहाँ पे वो लोग ऐसे ऐसे सब स्टेशन मतलब ट्रांसफार्मर बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, 4 ट्रांसफार्मर तो फिक्स है। फिर वो लोग यहाँ से इधर लोड दे देंगे, इधर मोटर दे देंगे, यहाँ पे मोटर लिख देंगे, ये लोड दे देंगे, ये लोड दे देंगे, ठीक है। ये इस तरह से है, नाम देते जाते हैं। ये क्या है, ये जेनरेटिंग स्टेशन है। ये क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये क्या है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बस बाकी इधर रेटिंग लिख देंगे कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बाकी देखो एक्टिंग करने आना चाहिए, तुम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देना, ये 11 केवी में जनरेट कर रहा है, ये 11 केवी को स्टेप अप कर रहा है। फिर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, अगर उसमें और हम लोग स्टेप अप कर सकते हैं तो यहाँ से और स्टेप अप ही करेंगे, बट हम लोग यहीं पे इतना कर देते हैं कि 765 हो जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं। और जो तुम लोग को कल डाउट हो रहा था कि वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा, वो सारा चीज जो है अभी तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये फिक्स है कि ये स्टेप डाउन होता है और ये फिक्स है कि ये स्टेप डाउन होगा, ठीक है। बस इसी तरह से हम लोग का बुक में बना रहता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे जानना होता है कि बताओ हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें क्या हो गया। तो पहला जनरेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर लिए उसको। तो पूरा पावर सिस्टम जो है, पावर सिस्टम को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो पावर सिस्टम का मतलब ही है कि सबसे पहले तो जनरेशन होगा, जनरेशन, फिर होगा उसका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, फिर होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होगा उसका यूटिलाइजेशन। चलो ये तो पावर सिस्टम का बात हो गया। अगर नॉर्मल सा हम लोग बात करें, सपोज करो कि मेरे घर में कुछ बनाना है, हमको हमको पार्टी देना है और हम कुछ बना रहे हैं। हम सबसे पहले पार्टी में क्या देंगे, क्या मेरा मेन्यू रहेगा खाने में, वो हम डिसाइड करेंगे। मतलब हम पहले जनरेट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी में सबको बुला दिए और हम उतना मतलब खाना रखे ही नहीं है कि मतलब सबको पार्टी दे पाए, तो फिर जनरेशन फेलियर हो गया वहां पे। तो हम पहले जनरेट करेंगे, फिर उसमें हम ट्रांसमिट करेंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम ही सब जगह जा करके देंगे, मतलब कोई जा करके किधर देगा, कोई जा मतलब जहाँ पे बन रहा है वहीं पे तो खाने वाले लोग नहीं आ जाएंगे। किचन में ही खाते हैं क्या हम लोग तो बाहर जाते हैं। तो हम लोग को अपना खाना लेकर के कहीं जाना होता है। तो जो जनरेशन हम लोग किए हैं उसको ट्रांसमिशन तक ले गए। ट्रांसमिशन ले जाने के बाद फिर वहां से बंटना स्टार्ट होता है। जैसे बफे सिस्टम लगता है कहीं पे भी, कोई भी टेबल में हम लोग खाना को वहां पहले टेबल में पहुंचा दिए, फिर जो लोग हैं वो टेबल में जा करके लेते हैं। मतलब अब क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद अब यूटिलाइज, लोग अपने प्लेट में ले लिए खाना, अब वो क्या करेंगे उसको यूटिलाइज, मतलब अब वो खाएंगे। तो जैसा सिस्टम हमारा नेचुरल लाइफ में है, हम लोग डे टू डे लाइफ में जो करते हैं वही हमारा पावर सिस्टम भी करता है, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यहाँ पे उसको ट्रांसमिट करते हैं। हाँ, खाना वगैरह जो हम लोग का बनता है किचन और खाने वाले जगह, या फिर जो हमारा
बफे सिस्टम जहाँ पे लगा होता है उसमें ज्यादा दूरी नहीं होता है, बट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, उतना स्पीड ट्रेवल करता है हमारा लाइट। तो फिर हम लोग मतलब उसको ट्रांसमिट कर देते हैं मतलब काफी लार्ज डिस्टेंस में। वो तुम लोग देखोगे ट्रांसमिशन लाइन का जब क्लासिफिकेशन होगा, लॉन्ग शॉर्ट मीडियम, तब तुम लोग देखोगे। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। यही है हमारा पावर सिस्टम। क्लियर हुआ? अब इसी में तुम लोग को डेफिनेशन लिखने आ सकता है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि क्लासिफिकेशन बताओ पावर सिस्टम का। तो तुम लोग को जैसे ही क्लासिफिकेशन बोला जाए पहले तो ये लिख देना, उसके बाद तुम लोग को क्लासिफिकेशन में लिखना है कि जनरेशन क्या होता है, फिर तुम लोग लिखोगे प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बस वो लिख देना है तुम लोग को, जो कि तुम लोग को रिटर्न फॉर्म में नोट्स में मिल जाएगा। और नहीं भी मिले तो देखो सिंपल सा बात है, जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट होता है वेयर पावर इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स। हाँ, सिर्फ एक सोलर पावर प्लांट है जिसमें डीसी जनरेट होता है, बाकी सारा चीज में एसी जनरेट होता है। कितना जनरेट होता है? तो 11 kV लाइन वोल्टेज जनरेट होता है। फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या करते हैं हम लोग? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम लोग उसी जो जनरेशन हुआ है उसको हम लोग हाई वोल्टेज में करके उसको जितना पॉसिबल हो सके हम लोग हाई पावर में, मतलब सॉरी हाई वोल्टेज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है? यहाँ से रास्ता बढ़ जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब ये एक रास्ता है, इसी तरह से दूसरा रास्ता होगा, इसी तरह से तीसरा रास्ता होगा, ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। वो तुम लोग को हम शो करेंगे जब देखेंगे उस टाइम में, ठीक है? 10 बार का तो फायदा ये सर। था हम लोग का पावर सिस्टम का मतलब कैसे होता है ऑनलाइन, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, और क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं उसमें। अब सबसे बड़ा जो सवाल आया था कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज हाई क्यों किया जाता है, जो कि मैक्सिमम मतलब तुम लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट का यही डाउट था कि सर I²R लॉसेस को हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं, सर V²/R को हम लोग क्यों नहीं करते हैं। ये था डाउट सबका। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे एक मिनट, अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, ठीक है? वाई ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज। तो देखो सिंपल सा बात है, कल हम लोग का जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था वो लॉसेस को लेकर के हो रहा था। लॉसेस मतलब I²R और V²/R। सर अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तब तो ये लॉसेस बढ़ जाएगा ना, ये घट कहाँ रहा है सर? इसके हिसाब से तो चलिए घट रहा है, बट इसके हिसाब से तो बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे, ये जो वोल्टेज है हम लोग कोई एक वोल्टेज नहीं ले रहे हैं। ये जो लाइन है सपोज करो, देखो सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस का सर्किट लेते हैं, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 वोल्टेज है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है? दोनों पॉइंट का अलग अलग वोल्टेज है, और इसमें करंट कितना जा रहा है? तो यहाँ पे 4 - 2 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है? तब जाकर के केवीएल सेटिस्फाई करेगा। तो ये कितना वोल्टेज हो रहा है? 2 वोल्ट। अगर इसमें पावर निकालेंगे तो I²R हम लोग लेते हैं और V²/R लेते हैं। I²R से क्या होगा? 1² × 2, जो कि हो रहा है 2। V²/R से क्या होगा? तो V²R मतलब V² कहने का मतलब ये वाला, ध्यान देना, ये वाला 2² डिवाइडेड बाई R 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, दोनों में सेम आ रहा है। हाँ, अब तुम लोग का कहना क्या है कि सर अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इसको अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं 4 से हम लोग कर दे रहे हैं 8, तब तो सर ये भी बढ़ जाएगा ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं मतलब ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ रहा है, मतलब हम लोग का ड्रॉप जो होने वाला है ट्रांसमिशन लाइन में वो डिपेंड करता है करंट पे। और ये जो वोल्टेज है ये दोनों का, जैसे सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का डिफरेंस का ये जो है मतलब ड्रॉप, सिंपल सा बात है, ये ड्रॉप है। और ड्रॉप क्या होता है? तो दोनों के बीच का, जैसे ये देखो ये 2 है, ये 4 है, ये क्या आया? 2 वोल्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस आया ना। तो ड्रॉप इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। इस चीज का ध्यान रखना। तो V²/R बोल लो, I²R बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे हम तुम लोग को प्रूफ कर दिए दोनों का मतलब सेम होता है।
आई होप तुम लोग का वो डाउट तो क्लियर हो गया होगा। बट अब फिर आते हैं कि चलिए सर ये तो क्लियर हो गया कि हाँ दोनों सेम है, बट हमको सर अभी भी ये नहीं समझ में आया कि क्यों हाई वोल्टेज, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए अभी हम तुम लोग को लाइव एक एग्जांपल देंगे। सबसे पहले हम 2-3 पॉइंट लिख दे रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है हाई वोल्टेजेस का, एडवांटेजेस, सो दैट कि तुम लोग के एग्जाम में अगर आए तो क्वेश्चन में तुम लोग लिख पाओ एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज। सबसे पहला एडवांटेज है कि पावर लॉस को कम करता है, टू रिड्यूस पावर लॉस। दूसरा क्या है एडवांटेज, तो हम लोग का रिड्यूस करता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बोल लो या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन बोल लो, कैसे करता है वो अभी हम प्रूफ कर देंगे सारा चीज, तुम लोग को बिल्कुल भी ज्यादा सोचना नहीं है। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। देखो एक एक करके हम लोग सारा चीज को देखते हैं। सबसे पहला बात क्या की है, तो वोल्टेज इंक्रीज करने से लॉसेस कम हो जा रहा है, लॉसेस कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो आई स्क्वायर आर जो लॉसेस है वो कम हो जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, तो सपोज करो हम एक सिंपल सा ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे बना रहे हैं। ये सपोज करो जेड है और ये जो है सेंडिंग एंड का वोल्टेज है और ये जो है ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको लॉसेस चाहिए, मतलब हमको इधर से जितना पावर है उसको हमको इधर भेजना है। जैसे सपोज करो कल हम जो एग्जांपल दिए थे तुम लोग को कुआं वाला, हम लोग क्या छेदा वाला बाल्टीन ले जा करके मतलब जानबूझ करके छेदा वाला ले जाएंगे क्या, हम लोग तो चाहेंगे ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पी हमारा आ रहा है वो लोड साइड में जाए, क्योंकि पी ही जो है, पी के चलते ही हम लोग को पैसा मिलता है, हम लोग ये पी का ही पैसा पे करते हैं। हम लोग को क्यू से कोई मतलब नहीं होता है, क्यू तो हमारे लिए और डेंजरस है, इसी के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में क्यू को कंट्रोल करते हैं। पी जो है ये हम लोग को पैसा जनरेट करता है, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो इस पी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग जो जो भी लोड यूज करते हैं वो तुम लोग देखना वो किलो वाट में या फिर वाट में रहता है, उसका कुछ भी लोड तुम लोग खरीद करके लाओ वो वाट में रहता है। बट तुम लोग देखना अल्टरनेटर जो जनरेट करता है उसका यूनिट वाट में नहीं होगा, उसका यूनिट किस में होगा, केवीए में। केवीए क्या होता है, ये दोनों का सम ही तो होता है ना, केवीए आर और वाट का। तो इसी के लिए हम लोग जनरेट किस में करते हैं, केवीए में, बट यूज किस में करते हैं, वाट में। क्यों, क्योंकि बीच में खेल आ जाता है रिएक्टिव पावर का। खैर वो अभी हमारा पार्ट नहीं है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग का आवर डिजायर्ड कंडीशन क्या चाहिए, आवर डिजायर्ड कंडीशन ये है कि हम लोग का पावर जो है वो कांस्टेंट रहे, पावर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसी के पे हम लोग बात करेंगे, जितना पावर जनरेट हो रहा है उतना पावर इधर मिल जाए भाई, वही हम लोग का मेन डिजायर्ड कंडीशन है। इसी के लिए हम लोग पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर होता है वी आई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे पावर फैक्टर का भी वैल्यू फिक्स होता है, पावर का भी फिक्स होता है, वोल्टेज हम लोग पहले ही बता दिए 11 केवी या 132 केवी या फिर जो भी वोल्टेज हम लोग पहले से ही फिक्स कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई वी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये है, पहले हम यहाँ पे तुम लोग को वेरिएबल के साथ बताएंगे, फिर हम तुम लोग को एक एग्जांपल के साथ बताएंगे, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो पावर लॉस, पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, इसका मतलब इसका स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई वी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू आर, यही होगा। अब हम लोग को क्या दिखा, तो हम लोग को ये दिखा डेट इम्प्लाइज पावर लॉस पी एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पावर और ये पी एल अलग है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे पावर लॉस वैसे वैसे उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने से पावर कम हो रहा है, वोल्टेज घटाने से ये पावर लॉस है, पावर मत समझ लेना, पावर लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को एक्टिव पावर भेजना है मान लो 100 मेगावाट, ठीक है।
कितना डिस्टेंस भेजना है, तो डिस्टेंस ले लो 200 किलोमीटर। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लो 0.1 या फिर 0.2 ओम पर किलोमीटर। कल हम बताए थे कि ऐसा ही होता है यूनिट, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड का पहचान ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस। अगर लम्प होता तो फिर डायरेक्ट ओम में दिया रहता रेजिस्टेंस। तो हम लोग सबसे पहले तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे रेजिस्टेंस। और हाँ, पावर फैक्टर ले लो 0.9 ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 0.9 0.8 कुछ भी ले सकते हैं, एक वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं आर। तो आर कैलकुलेट कर लिए। आर क्या होता है, तो जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर इंटू डिस्टेंस 200, तो यहाँ पे 0.2 इंटू 200। देखो हम सारा कैलकुलेशन तुम लोग के सामने करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट तुम लोग भी देखो कि ये होता कैसे है। 40 मतलब 40 ओम, ठीक है। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जनरेशन 3 वोल्टेज पे हो रहा है, हम लोग तीनों केस मतलब वोल्टेज हमारा जनरेशन हो रहा है V इज इक्वल्स टू 11 kV। एक केस ये ले लेते हैं, इसको हम लोग स्टेप अप किए 132 kV। ये दूसरा केस ले लेते हैं, इसको हम लोग तीसरा केस ले लेते हैं 132 के बाद 400 ले लेते हैं। फिर एक चौथा केस ले लेते हैं 765 kV। हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मूला क्या आता है, I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई V इंटू कॉस थीटा। यही था सब में, I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई V कॉस थीटा। I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई V कॉस थीटा। I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई V कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग I निकालते हैं। पावर कितना है, तो 100 मेगावाट, मतलब 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई वोल्टेज कितना है, तो 11 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.9, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे करंट का वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.9। यहाँ पे हो जाएगा आई का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 130, सॉरी ये 400 केवी, ये केवी है, ठीक है। 400 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.9। यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10 टू दी, सॉरी यहाँ पे 765 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.9। तो तुम लोग देख पा रहे होगे चेंज क्या हो रहा है, हर जगह सिर्फ ये चेंज हो रहा है। तो बाकी सारा चीज सेम है, तो बाकी सारा चीज को हम सेम कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया 100 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, तो 6 है, डिवाइडेड बाई ये 11 को हम लोग अलग लगते हैं, क्योंकि उसको तो बार बार चेंज करना है ना, इसी के लिए उसके अलावा जो भी टर्म प्रेजेंट है उसको हम पहले लिख देते हैं। 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.9 इंटू, अब हम इसको चेंज करते जाएंगे। पहले हम 11 रखें, कितना आ गया, तो 10101 पॉइंट कुछ समथिंग एम्पियर, ठीक है। फिर इसी में हम गए और इसमें हम चेंज किए कितना, तो 132, ये हो गया 841.75, 841.75 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे 400, इसी में और आगे बढ़े, ये हो गया 400, 277.7 एम्पियर, 765। एग्जाम में अगर इस तरह से बना दिए तो कभी गलत होगा, कोई टीचर काट सकता है क्या, उसको बताओ। 145.5 एम्पियर हमारा ये करंट आया है। आई स्क्वायर आर लॉसेस निकालना है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो 40 है, ठीक है। मतलब आई स्क्वायर आर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो अब हम फटाफट जल्दी से निकालते हैं, सो दैट कि तुम लोग देख पाओ। 10101 का स्क्वायर
इंटू 40। देखो ये नंबर है, इसको हम डायरेक्ट लिख भी नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है हम इसको जो है स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं। ये इतना वाट है, ठीक है। हाँ दूसरा में निकालते हैं हम लोग फटाफट। 841.7 का स्क्वायर इंटू 40। ये 2833 2833 सही था ना, 2833 वाट। फिर यहाँ पे करते हैं, तो तुम लोग देख पा रहे हो ये मेगावाट अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 4081 मेगावाट इसका लॉसेस है। देख पा रहे हो, इतना तो ये पावर भेज ही नहीं रहा है, मतलब जितना भेजेगा सब का सब जो है वहीं पे रुक जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे तुम लोग का सवाल होता था ना कल की, सर ये जनरेट हो रहा है तो कहीं पे तो मतलब वोल्टेज 400 रहता है, कहीं पे 765। सर 765 ही अच्छा है तो वहीं भेज देते हैं ना। यहाँ पे देखो 765 में निकाल रहे हैं, 765 में ना, 765 स्क्वायर इंटू, सॉरी 765 में यहाँ पे करंट का वैल्यू 145 था ना, 145 का स्क्वायर इंटू 40। तो देखो ये आया इतना वाट, 841,000 इतना वाट। अगर इसको मेगावाट में करेंगे मतलब 3 डेसिमल, मतलब यहाँ पे 0.841 मेगावाट। इसी के लिए हम लोग वोल्टेज बढ़ाते चले गए। अगर इतना वोल्टेज हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारा लॉसेस ये होगा। हाँ ये 100 मेगावाट है, ये 0.841 मेगावाट है, डिफरेंस देख पा रहे हो यहाँ पे देखो। इसी के लिए हम लोग हाई वोल्टेज करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला। दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस ये है कि जब हम लोग मतलब हमारा क्या है, देखो दूसरा में क्या लिखे थे हम लोग का, जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, ट्रांसमिशन जो है वो उसका कॉस्ट कट जाता है। कॉस्ट घटने का मतलब सीधा है, सिंपल है कि हमारा कंडक्टर का जो एरिया है वो घट जाना, क्योंकि मोटा कंडक्टर का महंगा दाम, पतला कंडक्टर का सस्ता दाम। तो हम लोग कॉस्ट घटा रहे हैं, मतलब हम लोग कंडक्टर का साइज रिड्यूस कर रहे हैं। वो कैसे होता है वो देख लो। हम लोग को इतना तो पता चल गया है कि पावर लॉस जो होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। आई का वैल्यू हम लोग को पता है कि P डिवाइडेड बाई V इंटू कॉस थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर इंटू आर। ये होता है, हम लोग को पता चल गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ से, ये PL है, इधर से R को इस साइड में भेज दिए, मतलब 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई V इंटू कॉस थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई PL, ठीक है। ये एक पहला इक्वेशन आ गया। हाँ लॉसेस कितना हो रहा है ये यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। इतना ही लॉस हो रहा है, अब हम लोग जान गए, इतना ही लॉस करना है हम लोग जान गए। अब हम लोग उस पर डिजाइन कर रहे हैं कि हमारा कंडक्टर का साइज क्या होगा। ये लॉस अब वेरिएबल नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग को क्या पता है, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हम लोग को पता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना सिंपली, रो एल बाई ए इज इक्वल्स टू, ये जो भी है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, और ये पेस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये ए जो है, ये ए जो है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब इसका जो ये रेजिस्टिविटी होता है ये भी कांस्टेंट होता है, लेंथ होता है वो भी कांस्टेंट है। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये जो है ये पी स्क्वायर अलग से नहीं है, ब्रैकेट में होगा ना, ये अलग से नहीं है। तो ये पावर कांस्टेंट, पीएल कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, तो 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। मतलब देख पा रहे हो, एरिया जो है 1 टाइम, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये तो घटेगा ना, फिक्स है। एक न्यूमेरिकल्स देख लो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि हम लोग जो है
चलो तो क्वेश्चन हम लोग लाइव कर लेते हैं, ठीक है? आवाज मेरा जा रहा है ना? यस सर यस। यस सर। हाँ, क्वेश्चन को हम लोग लाइव कर लेते हैं, अदरवाइज बिना मतलब का ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा वो हो गया था। अच्छा ये बताओ, किसको कोई डाउट है क्या कल का जो वोल्टेज वगैरह? नो सर। कि हम लोग सर वी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज मतलब हमारा तो लॉसेस भी बढ़ जाएगा, ये सब तो क्लियर हो गया सबका? यस सर। जो चलो न्यूमेरिकल है सर अच्छा से समझ में आया। क्या चीज? न्यूमेरिकल से सर अच्छा से समझ में आया। हाँ, वो जो न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस वाला ना, एक्चुअली हम देखो हम वही सोचे कि आखिर कैसे समझाया जाए जो मतलब स्टूडेंट को एक ही बार में समझ में आ जाए, तो उसका सिंपल सा ट्रिक होता है न्यूमेरिकल्स। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन हमारा है, सपोज करो पहले से हमारा 120 का वोल्टेज था, उसको हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं अब कितना, तो 240 वोल्ट पे, ठीक है? अब हम लोग को क्या बोला है कि बताओ परसेंटेज सेविंग कितना होगा, परसेंटेज सेविंग कितना होगा कंडक्टर में, ये हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग को क्या अभी पढ़े हम लोग क्वेश्चन ये मतलब जो अभी हम लोग पढ़े उसमें एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, यही पढ़े हम लोग। मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अगर ये हमारा, अच्छा तुम लोग को स्क्रीन तो विजिबल है ना? ये हमारा यस सर। V2 है और ये हमारा V1 है, क्योंकि ये न्यू है, 2 का मतलब है न्यू और 1 का मतलब है ओल्ड। तो अब हम लोग 2 लगा दिए तो कितना हम लोग को सेव करना पड़ा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 में हम 200 डिवाइडेड बाई 120 को पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा A1 बाई A2 का आंसर कितना मिल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1। पहले देखो ये A1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले क्या? हाँ मतलब 240 है, इसी के लिए तो काट करके मतलब 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, ठीक है? ये पहले था और ये न्यू है। पहले अगर 4 था और अभी 1 है, सेविंग कितना कर लिए हम लोग, 3 का सेव कर लिए। पहले 4 था, अब हम लोग को उसके जगह 1 की जरूरत पड़ रहा है, तो सेव कितना किए, 1 किए, मतलब सॉरी 3 किए। रेफरेंस क्या है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, पहले वाले से ना, सेविंग मतलब क्या पहले वाले से करेंगे ना कंपेयर, डिवाइडेड बाई 4। सर V1 वाला ओल्ड है ना? हाँ तो V1 वाला ओल्ड मतलब A1 के सामने जो आया ये पहले को रिप्रेजेंट करना। अब यस देखो सर। आप V1 V2 पे नहीं जाओ, ये सिंपली 4 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले का एरिया, और 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नया वाला एरिया। कम हो गया ना, एरिया कम हुआ, कितना कम हुआ, यस सर। 3 यूनिट कम हुआ। पहले कितना था, 4 था। परसेंटेज सेविंग निकालने के लिए बस 3/4 इंटू 100, 75% हम लोग कंडक्टर को सेव कर सकते हैं अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है? तो ये था हम लोग का दूसरा। और तीसरा एक चीज और रिकॉर्डिंग में था, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा। एक्चुअली टाइम ज़्यादा जा रहा था तो हमको लगा प्ले करेंगे तो वो ज़्यादा चला जाएगा, इसी के लिए। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। आउटपुट बाई इनपुट होता है सबसे पहले तो, बेसिक सा जो फॉर्मूला है उसमें, इसको हम लोग लिखते हैं आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग लॉसेस को घटा दिए एफिशिएंसी तो बढ़ गया ना। यस। बस एफिशिएंसी बढ़ गया, कंडक्टर भी कम लग रहा है, लॉसेस भी कम हो गया। जब इतना अच्छा ही तुमको पता है कोई भी चीज को लेकर के, तो फिर तो वो चीज चाहेंगे ना इम्प्लीमेंट हो हमारा सिस्टम में। इसी के लिए हम लोग हाई वोल्टेज को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पावर सिस्टम में। चलो किसी का कोई डाउट है तो फटाफट हम लोग 5 मिनट टेक्निकल डाउट लेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर हम लोग कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर एंड करेंगे। कोई भी डाउट किसी का रिगार्डिंग सर वीडियो? सर थोड़ा सा पीछे वाला एक बार फिर से समझाइए ना। कौन सा? 75% है आंसर वो, उससे पीछे, हाँ यही यहीं पे सर। देखो 75%, देखो सिंपल सा, पहले तो तुम ये बताओ ये समझे कि नहीं, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू 4 आया, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना। A1 यस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 मतलब पहले का कंडक्टर, पहले का एरिया ऑफ कंडक्टर, यही ना A1 सर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हेलो बोलो। सर।
हाँ सर वो लिखे तो ना A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 का होल स्क्वायर। हाँ सर ये कहाँ हाँ। से है? अरे ये फॉर्मूला तो अभी हम लोग डेराइव किए ना, यहाँ पे, ये जगह, इस जगह, यस सर, यस सर। यहाँ से हम लोग डेराइव किए हैं। वो देख लेना, रिकॉर्डिंग तो फिर से अभी तुम लोग को मिल ही जाएगा, तो उसको दोबारा जहाँ पे भी डाउट होगा वहाँ पे देख लेना। तो ये देखो A1 क्या है, ये पहले का एरिया, और A2 क्या है, नया एरिया। देखो हम थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, तो तुम लोग को ऐसा तो दिक्कत नहीं होता है ना कि सर हिंदी हिंदी लिख देते हैं। नो हिंदी सर। तो देख, नया एरिया। नो सर। अगर हम लोग को सेविंग चाहिए, सिर्फ हम लोग को सेविंग चाहिए, तो सेविंग मतलब हम लोग क्या, पहले जितना था माइनस नया, उसी को ना हम लोग सेविंग बोलेंगे। अरे इतना भी हिंदी अच्छा नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू लिख देते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम लोग को परसेंटेज सेविंग चाहिए, तो हम लोग ओल्ड माइनस न्यू कंपेयर करेंगे किससे, तो जो पहले था उससे, ओल्ड इनटू 100। ओल्ड का वैल्यू कितना है, तो 4 है। न्यू का वैल्यू कितना है, 1 है। ओल्ड का वैल्यू 4 है, इंटू 100। ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, 4 2 जा 8, 4 25। 25%। ये 75% सेविंग हुआ। मतलब अगर पहले 100% लग रहा था, तो अब कितना लगेगा, अब सिर्फ 25% में काम चल जाएगा। ये एप्टीट्यूड का पार्ट है, जो तुम लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते हो ना, कि पहले इतना अब कितना, ये सब उसका पार्ट है। हम लोग को मेन समझना था, टेक्निकल कंसेप्ट यहीं तक था। इसके बाद हम लोग परसेंटेज सेविंग निकालने, हम लोग का एप्टीट्यूड मैटर करता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? आई होप तुम लोग, देखो हम ट्राई करते हैं लेक्चर को इस तरह से रिकॉर्ड करें कि तुम लोग को, मतलब हमको फील होता है कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से तुम लोग को ऐसा लगता है ना, सारा चीज हम यस मतलब सर। रुक करके यस सर। ऐसे समझा रहे हैं, मतलब इस टाइप से हमको फील होता है कि तुम लोग समझ जाओ उसी में। बट फिर भी ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट अराइज होता है, जैसे एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर लाइट का स्पीड ज्यादा होता है या करंट का। ऑब्वियस सा बात है, हेलीकॉप्टर का स्पीड ज्यादा होगा या फिर बस का। बस क्या होता है, एक रोड पे चलता है, और हेलीकॉप्टर क्या होता है, हवा में चलता है। सिंपल सा बात है, रोड अगर खराब रहेगा तो बस तो ऐसे भी धीरे धीरे चलेगा, हेलीकॉप्टर को तो मतलब कुछ नहीं चाहिए ना। तो सिंपल सा बात है, सर लाइट का स्पीड ज्यादा होगा करंट। सर एक बार I² R और V² बाई R वाला बता दीजिए ना शॉर्टली में। देखो वो बता देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी तुम लोग एसी सर्किट को मतलब ध्यान में मत रखो, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसका वोल्टेज यहाँ पे 0 होता है, और अगर ये 4 वोल्ट है, तो हम लोग बोलते हैं इसके अंदर ड्रॉप 4 वोल्ट का है, ऐसे ही बोलते हैं। अगर इसको हम लोग 0 से हटा देते हैं, या फिर मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं 2 वोल्ट, और हम लोग को ड्रॉप चाहिए 4 वोल्ट का ही, तो इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसको भी बढ़ा रहे हैं, तब तो ड्रॉप कांस्टेंट है ना। तो ये 4 हो गया, 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे मतलब इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, कितना का करंट आ रहा होगा, तो ऐसा हो रहा होगा। अरे 2 ओम है, सर ऊपर 6 वोल्ट लेना होगा ना। कहाँ पे? हाँ मतलब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे 6 वोल्ट होगा। देखो 2 एम्पियर का करंट आएगा 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तब जाकर के वो वैल्यू जो होगा वो 4 वोल्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 एम्पियर का करंट आएगा 2 ओम में, तब जाकर के 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब हम लोग इसी चीज को पावर सिस्टम में ले आते हैं। पावर सिस्टम में क्या है कि हम लोग इस साइड में Vs और इस साइड में Vr, और यहाँ पे X। अब हम लोग का ये जो ड्रॉप होगा, V ड्रॉप, इसका अगर तुम लोग बोलोगे पावर लॉस, V ड्रॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय X या Z जो भी आएगा इम्पिडेंस, ये अगर इक्वल होता है I² Z के या फिर I² R के, तो फिर हम लोग बोलेंगे हाँ इक्वल है ये बात। लेकिन ये तो बोलना बिल्कुल भी गलत होगा ना, Vs का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इज इक्वल्स टू I² इंटू Z या फिर R जो भी बोले। देखो R या Z हम इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि लॉसी एलिमेंट सिर्फ रेजिस्टेंस है,
बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर लॉसी एलिमेंट नहीं है, वो लोग लॉस ऑकर नहीं करते हैं। लॉस कहाँ पे होता है? तो रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहीं पे लॉस होता है। तो अब सिंपल सा बात है, जब ये हम लोग समझ गए तो अब तुम इसमें P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर करो या आई स्क्वायर आर करो, दोनों का वैल्यू सेम आना है। वोल्टेज कौन सा लेना है? क्या हम लोग ये वोल्टेज ले रहे हैं या ये वोल्टेज ले नो रहे हैं? सर। हम लोग उसका बीच का ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब हम लोग ये ड्रॉप ले रहे हैं। तो ड्रॉप कितना है? इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। चाहे फिर ये वोल्टेज 6 रखो, चाहे फिर ये वोल्टेज 20 रखो, चाहे फिर ये वोल्टेज कितना भी रखो, ये ड्रॉप जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप कहाँ पे होता है? रेजिस्टेंस में होता है। ऑब्वियस सा बात है, मतलब सर्किट का जो पैसिव एलिमेंट है वहीं पे ड्रॉप होता है ना वोल्टेज। तो वो तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि हमारा जो सर्किट डिजाइन है, कंडक्टर तो बन करके रेडी है ना, उसका रेजिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है, बदल भी रहा है टेम्परेचर के साथ, थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, तो आई होप ये तुम लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर न्यूमेरिकल्स बेसिस पे जाएंगे तो ये हो सर जाएगा। हाँ बोलो। न सर, वहाँ 2 एम्पियर है और यहाँ ड्रॉप 2 ओम हो रहा है, तो सर यहाँ पे बचेगा कितना सर? मतलब पहुंचेगा कितना, कितना एम्पियर? अगर कहाँ पे, यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे देखो 0 पहुंच रहा है, सामने है फिगर। ये वोल्टेज हम लोग भेज रहे हैं, ये ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज 0 मिलेगा। ये वोल्टेज भेज रहे हैं, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज मिलेगा। इसी के लिए सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है वोल्टेज का। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान, क्योंकि ड्रॉप बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि करंट को हम लोग इतना बढ़ा ही देते हैं कि जितना आई स्क्वायर आर लॉस से होगा ना, उतना ही हमारा वी ड्रॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर से होगा। तो वी ड्रॉप इससे तुम निकालोगे, बहुत स्मॉल क्वांटिटी आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ड्रॉप होगा उससे घट करके इधर मिलेगा। इसी के लिए तो वी आर कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ कैसे जाता है? तो बढ़ जाता है कैपेसिटर के चलते, वो तुम लोग फेजर डायग्राम में देखोगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर जैसे वोल्टेज को बेसिस लेकर आप बनाए थे तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट को बेसिस लेके सॉल्व करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जैसे करंट इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का कंडक्टर का साइज भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज नहीं, करंट में ऐसा नहीं होगा। करंट इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। देखो इसके लिए, अच्छा तुम लोग मतलब ऐसा तो नहीं है ना, चाहना है 2 मिनट और हम ले सकते हैं ना? यस सर। देखो, पावर हम लोग का कांस्टेंट होता है। पावर कांस्टेंट होने का मतलब ही होता है V1 I1 इज इक्वल्स टू V2 I2। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में भी तुम लोग देख चुके होगे। इसका मतलब ये होता है V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू I2 बाई I1। अगर इसको हम लोग ट्रांस रेशियो के मतलब टाइप से देखें तो 1/n से अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है? अब हम लोग जब एरिया, मतलब हम लोग जब कंडक्टर को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग पावर लॉसेस को वेरिएबल तो नहीं रख सकते हैं ना। हम लोग एक फिक्स वैल्यू के लिए इस कंडक्टर का साइज लग रहा है, इसी वैल्यू के लिए अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो कंडक्टर के साइज में क्या डिफरेंस आएगा, तब ना हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। पावर लॉस को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, ये तो तुम लोग समझ रहे हो ना। यस सर। तो अब सपोज करो पावर लॉस यहाँ पे कांस्टेंट है। पावर लॉस अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R2। I1 बाई I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। I1 बाई I2 क्या है? देखो, ये दोनों रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं V1 इज V2 इज इक्वल्स टू NV1, मतलब n टाइम्स हमारा वोल्टेज बढ़ गया है। तो अब हम लोग देखेंगे एरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा या कितने टाइम्स घटेगा। ऑब्वियस सा बात है, मतलब हम लोग का एरिया घटेगा ही। देखो, I1 डिवाइडेड बाई I2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग n स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ तक यस क्लियर है? सर। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स R1, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग R क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L बाई A।
आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि मटेरियल एक बार सिलेक्ट कर लिया मतलब उसका रेसिस्टिविटी तो अब चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो मटेरियल सेलेक्ट हो गया। लेंथ हम लोग का फिक्स रहता है कि हाँ इतना दूर मतलब हाँ, तो हम लोग का एरिया और रेजिस्टेंस में इनवर्स का रिलेशन है। तो सिंपली यहाँ पे इनवर्स डाल दो, यहाँ पे 1/A2 कर दो, n स्क्वायर इंटू 1/A1 कर दो। हम लोग को A2 का रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ A1, तो यहाँ पे A1 को इस साइड भेज दो, A2 को उस साइड भेज दो। A1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2, दैट इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आ गया। मतलब पहले जितना था, जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उसके n स्क्वायर टाइम्स हमारा एरिया घटेगा। क्लियर हुआ कैसे ये हो रहा है? यस सर। देखो ये इनडायरेक्टली तुम लोग का न्यूमेरिकल्स के लिए भी हो गया। ये सब क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी जेई या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है। वोल्टेज अगर n टाइम्स बढ़ रहा है तो फिर बताओ एरिया में क्या डिफरेंस आएगा या करंट में क्या मतलब आएगा रिलेशन। करंट का तो यहीं से बता सकते हो और एरिया का यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, चलो तो हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं, उसके बाद हमको कुछ नॉन टेक्निकल भी बात करना है। एन क्या था सर यहाँ पे? एन था कितने, मतलब जैसे देखो वही तो बात है ना, देखो V2 अगर मान लो 240 है और V1 अगर 120 है तो n का वैल्यू क्या होगा 2, मतलब 2 टाइम्स। अगर 11 है, सपोज करो जनरेशन 11 पे हो रहा है, हम लोग को 132 में भेजना है, तो हम लोग तो 132 डिवाइडेड बाई 11, 12 आएगा सर। हाँ 12 आएगा, चलो अच्छा। तो n का वैल्यू 12 है, मतलब हम लोग वोल्टेज को 12 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर का एरिया 12 के स्क्वायर के टाइम्स कम हो रहा है। इसी के लिए ना इतना हाई वोल्टेज में भी तुम लोग देखते हो कि कंडक्टर बहुत पतला पतला रहता है। ठीक है, चलो तो ये यहीं पे हम लोग का रिकॉर्डिंग हो जाता है।